अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं MKS डॉक्टर जोन। इस वीडियो में हम रेस्पिरेटरी मॉड्यूल की बायोकेमिस्ट्री का कोड 002 सिस्टिक फाइब्रोसिस, एम्फीसीमा, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज और एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम को डिस्कस करेंगे। सिस्टिक फाइब्रोसिस और एम्फीसीमा को हम कोड 1 में डिस्कस कर चुके हैं, हम दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे। इसमें हम सिर्फ क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज और एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम को डिस्कस करेंगे। अगर हम देखिए हमारे पास क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज क्या है, तो ये हमारे पास एक हेट्रोजीनस ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर है, यानी कि ये एक डिजीज नहीं है, ये एक ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर है और ये हमारे पास प्रोग्रेसिव लंग डिजीज है। इसमें पेशेंट को होता क्या है, पेशेंट को डिफिकल्टी होती है ब्रीदिंग में, यानी कि पेशेंट ब्रीदिंग में डिफिकल्टी फील करता है, हार्ड टू ब्रीद होता है। और इसकी जो करेक्टरिस्टिक है वो हमारे पास क्रोनिक रेस्पिरेटरी सिम्टम्स होती है, यानी कि कफ होती है, सिप्टम प्रोडक्शन होता है और डिस्पनिया होता है। एक्चुअली क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज में होता क्या है, इसमें हमारे पास म्यूकस की प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है। जब हमारे पास लंग्स में यानी कि एल्वियोलाई में म्यूकस की प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई, लेट्स सपोज ये हमारे पास एक एल्वियोलाई है, इसकी जब इधर वॉल्स में हमारे पास म्यूकस की प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई तो ये हमारे पास थिकनेस हो गई इसकी वॉल्स। जब इसकी वॉल थिकनेस हो गई तो हमारे पास अबनॉर्मेलिटीज़ आ गई है लंग के अंदर जब अबनॉर्मेलिटीज़ आ गई तो पेशेंट को डिफ़िकल्टी होगी ब्रीदिंग में। अब हम क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ को दो कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं, एक हमारे पास क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है और दूसरी हमारे पास एम्फीसीमा है। एम्फीसीमा को तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब हम देखते हैं हमारे पास क्रोनिक ब्रोंकाइटिस क्या है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हमारे पास ब्रोंकियल ट्यूब्यूल्स की इन्फ्लामेशन है। इन्फ्लामेशन कैसे होती है, हमारे पास म्यूकस की प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है। इंक्रीज कैसे होती है ये हम बाद में डिस्कस करते हैं। अब हमारे पास क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की जो सिम्टम है वो ये है कि पेशेंट को 2 साल लगातार 2 साल के लिए 3 महीने उससे कफ होगी, यानी कि लेट्स सपोज उसे 2024 में 3 महीने कफ होगी और इसके कंसेक्टिव यानी कि 2023 या 2025 में 3 महीने के लिए दोबारा उसे कफ होगी। ये इसके सिम्टम है। अब हम क्रोनिक ब्रोंकाइटिस को ब्लू ब्लोटर्स भी बोलते हैं। ब्लू ब्लोटर्स क्यों बोलते हैं, जब हमारे पास म्यूकस की प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी तो जो हमारे पास लंग्स की एल्वियोलाई हैं उनकी थिकनेस इंक्रीज हो जाएगी। जब उनकी थिकनेस इंक्रीज हो जाएगी तो जो पेशेंट है उसे डिफ़िकल्टी होगी ब्रीदिंग में। जब उसे डिफ़िकल्टी होगी ब्रीदिंग में तो उसका जो ऑक्सीजन लेवल है वो हमारे पास डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से उसके स्किन और जो लिप्स हैं वो बिलो हो जाएंगे। हम इसे बिलो ब्लोटर्स भी बोलते हैं। अब हमारे पास क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ की काजेज़ क्या हैं। इसकी काजिंग में हमारे पास स्मोकिंग आ जाती है, डस्ट आ जाती है, एयर पोल्यूटेंट आ जाते हैं और हमारे पास डिक्रीज द लेवल ऑफ अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन। अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन के लेवल 2 तरीक़ों से डिक्रीज हो सकता है। एक तो हमारे पास ये म्यूटेशन हो सकती है इन द जीन SERPINA1 जीन, और दूसरा हमारे पास ये अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन की एट द पोजीशन 385 पर जो अमीनो एसिड होता है वो हमारे पास होता है मेथियोनिन। जब कोई पर्सन स्मोकिंग करता है तो ये जो मेथियोनिन है ये ऑक्सीडाइज हो जाता है इनटू द मेथियोनिन सल्फोक्साइड, जिसकी वजह से अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन जो है वो एबनॉर्मल हो जाता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास नॉर्मल ब्रोंकियल ट्यूब्यूल्स कैसी होती हैं। नॉर्मल ब्रोंकियल ट्यूब्यूल्स में हमारे पास ये जो ग्रीन में मैंने शो किए हुए हैं ये हमारे पास है एपिथेलियल सेल्स। ये ग्रीन वाले हमारे पास क्या है, एपिथेलियल सेल्स। और जो इसके अंदर मैंने ये पिंक वाले शो किए हुए हैं ये हमारे पास है गोबलेट सेल्स। गोबलेट सेल्स और एपिथेलियल सेल्स की एक लेयर होती है जिसके नीचे हमारे पास होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे हमारे पास होती है लूज कनेक्टिव टिश्यू। ये लूज कनेक्टिव टिश्यू, बेसमेंट मेम्ब्रेन और एपिथेलियल और ग्लोबुलेट सेल्स की ये जो हमारे पास लेयर है इसे हम कहते हैं म्यूकोसा। इस म्यूकोसा के नीचे हमारे पास ये जो है ये हमारे पास होती हैं स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल के नीचे हमारे पास होते हैं कनेक्टिव टिश्यू। अब होता क्या है, कनेक्टिव टिश्यू से हमारे पास एक ग्लैंड होता है जो कि रिलीज होता है इनटू ऑन द सरफेस ऑफ द एपिथेलियम। इस ग्लैंड को हम कहते हैं ब्रोंकियल म्यूकिनस ग्लैंड। ये जो ग्लैंड है ये हमारे पास क्या है, ब्रोंकियल म्यूकिनस ग्लैंड। अब ये ग्लैंड क्या करता है, ये ग्लैंड नॉर्मली हमारे पास म्यूकस को सिक्रेट करता है ऑन द सरफेस ऑफ द एपिथेलियम। ये हमारे पास ऑन द सरफेस ऑफ एपिथेलियम क्या है, म्यूकस सिक्रेट हुई है। नॉर्मली तो ये लो लेवल में म्यूकस को सिक्रेट करता है। अब ये कैसे, हम देखते हैं कि कैसे म्यूकस की प्रोडक्शन इंक्रीज होती है। जब कोई पर्सन स्मोक करता है तो स्मोकिंग के अंदर जो केमिकल्स होते हैं वो स्टिमुलेट कर देते हैं EGFR को।
एपी एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर को। ये जो एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर है ये अप रेगुलेट कर देता है म्यूसिन को इन द गोबलेट सेल्स। गोबलेट सेल्स के अंदर जो म्यूसिन है वो ओवर प्रोडक्शन कर देता है म्यूकस को। जब हमारे पास ओवर प्रोडक्शन हो जाती है म्यूकस की तो हमारे पास गोबलेट सेल्स का भी लेवल इंक्रीज हो जाता है और ग्लैंड के भी हमारे पास इंक्रीज हो जाते हैं, ताकि हमारे पास और ज़्यादा म्यूकस का लेवल इंक्रीज। इधर अब आप देखें तो हमारे पास ये जो ग्लैंड है इनका लेवल भी इंक्रीज हो गया है और हमारे पास ये जो गोबलेट सेल्स हैं ये भी इंक्रीज होते चले जा रहे हैं और हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा म्यूकस प्रोड्यूस हो रही है। अब इसका और रिजल्ट क्या हो गया, एल्वियोलाई के ऊपर ये कैसे असर होगा। नॉर्मल एल्वियोलाई हमारे पास इस तरह की होती है। अब जब हमारे पास एल्वियोलाई के अंदर म्यूकस की प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी तो उसकी वाल में हमारे पास क्या हो जाएगी, थिकनेस हो जाएगी। जब एल्वियोलाई की वाल में थिकनेस हो जाएगी तो ये ट्रैप कर लेगी कार्बन डाइऑक्साइड को एल्वियोलाई में। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप कर लेगी तो हमारे पास पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का एल्वियोलाई के अंदर इंक्रीज हो जाएगा और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एल्वियोलाई क्या हो जाएगा, वो हमारे पास डिक्रीज हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि हमारे पास ब्लड वेसल्स में क्या होगा। इसी तरह हमारे पास ब्लड वेसल्स में भी कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज हो जाएगा और ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज हो जाएगा। जब ब्लड वेसल्स में भी कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज हो जाएगा और ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज हो जाएगा तो इससे हम कहते हैं हाइपरकैप्निया, यानी कि इंक्रीज लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और हाइपोजीमिया, डिक्रीज लेवल ऑफ ऑक्सीजन। और ये करेक्टराइज्ड होती है जिसको हम कहते हैं साइनोसिस, यानी कि लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई इन द ब्लड। अब हम देखते हैं हमारे पास एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम क्या है। जब हम इनहेल करते हैं तो जो ऑक्सीजन है उसकी, यानी कि एयर जो हम इनहेल करते हैं उसकी जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो एल्वियोलाई है। पहले हम नोज़ से एयर को ले जाते हैं, नोज़ से हमारे पास फेरेंक्स में जाती है, फेरेंक्स से लेरेंक्स, लेरेंक्स से हमारे पास ये ट्रैकिया में जाती है, ट्रैकिया से ये प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राइमरी से सेकेंडरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी से ये टर्शरी ब्रोंकाई, उसके बाद हमारे पास टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, उसके बाद हमारे पास रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, फिर हमारे पास एयर सैक्स आते हैं और एंड में हमारे पास क्या आती है, एल्वियोलाई। जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो एल्वियोलाई। एल्वियोलाई में हमारे पास दो तरह के सेल होते हैं, एक हमारे पास टाइप 1 सेल्स और दूसरे हमारे पास टाइप 2 सेल्स। जो टाइप 1 सेल्स होते हैं वो हमारे पास होते हैं थिन वॉल्ड और उनका लार्ज सरफेस एरिया होता है और वो हमारे पास गैसियस एक्सचेंज करते हैं, इनका फंक्शन क्या है, गैसियस एक्सचेंज। और जो टाइप 2 सेल्स होते हैं वो हमारे पास थिक होते हैं, उनका जो सरफेस एरिया होता है वो लेस होता है और उनका जो फंक्शन है वो हमारे पास सिक्रिएट करती हैं सर्फेक्टेंट। अब सर्फेक्टेंट क्या है, सर्फेक्टेंट हमारे पास कंटेन करती है फास्फोलिपिड को और इसका जो फंक्शन है वो हमारे पास ये है कि ये सरफेस टेंशन को डिक्रीज कर देता है। दूसरा फंक्शन ये है कि जो हमारे पास सर्फेक्टेंट है यानी कि टाइप 2 सेल्स हैं जो हमारे पास थिक है, ये हमारे पास स्टेम सेल है, यानी कि इनसे हमारे पास टाइप 1 के सेल्स भी प्रोड्यूस होते हैं और इनसे हमारे पास टाइप 2 के सेल्स भी प्रोड्यूस होते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई में हमारे पास दो तरह के सेल हैं। ये जो हमारे पास लार्ज थिन सेल हैं इनका काम क्या है, इनका काम है गैसियस एक्सचेंज करना। एल्वियोलाई के ऊपर हमारे पास कैपिलरीज का जाल होता है और ये हमारे पास गैसियस एक्सचेंज करते हैं। और जो दूसरे हमारे पास ये थिक सेल हैं बड़े वाले, इनका काम क्या है, इनका काम हमारे पास है सर्फेक्टेंट को रिलीज करना इनटू द एल्वियोलाई और वो हमारे पास सरफेस टेंशन को डिक्रीज कर देते हैं और ये हमारे पास टाइप 2 सेल हैं। ये तो हम देख लिया कि हमारे पास नॉर्मल एल्वियोलाई का फंक्शन क्या है और इसका स्ट्रक्चर क्या है। अब हम देखते हैं हमारे पास एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम क्या है। ये हमारे पास रैपिड ऑनसेट ऑफ द इन्फ्लामेशन इन द लंग्स है और जिसको हम ट्रिगर करते हैं सेप्सिस से, एस्पिरेशन से, ट्रोमा से और पैंक्रियाटाइटिस से। अब हम इसको देखते हैं कि ये होती कैसी है। हमारे पास कोई भी, हमारे पास किसी भी वजह से अगर एल्वियोलाई की डैमेज हो जाए तो वो रिलीज़ करते हैं, जो डैमेज्ड एल्वियोलाई होती हैं वो रिलीज़ करते हैं इंटरल्यूकिन 1 को और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा को। ये जो दोनों हमारे पास केमिकल हैं रिलीज़ करते हैं, ये अट्रैक्ट करते हैं न्यूट्रोफिल्स को। अब जो न्यूट्रोफिल्स हैं ये रिलीज़ करती हैं टॉक्सिक मेडिएटर्स यानी कि ऑक्सीजन रिएक्टिव स्पीशीज़ और दूसरा हमारे पास प्रोटीएज। ऑक्सीजन रिएक्टिव स्पीशीज़ और जो प्रोटीएज हैं ये हमारे पास डैमेज कर देते हैं ज़्यादा एल्वियोलाई को और इस तरह हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा जो लंग्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास एल्वियोलर कैपिलरी मेम्ब्रेन्स में इंजरी हो जाए, लेट्स सपोज ये हमारे पास एक एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई के ऊपर हमारे पास कैपिलरी का जाल बिछा होता है। अगर हमारे पास ये जो कैपिलरी मेम्ब्रेन है इसके अंदर इंजरी हो जाएगी तो जो कैपिलरी होगी उसके अंदर जितना भी फ्लूइड हो जाएगा वो सारा का सारा फ्लूइड हमारे पास कहाँ चला जाएगा, वो सारा का सारा फ्लूइड हमारे पास एल्वियोलाई में चला जाएगा, जिसको हम कहते हैं पल्मोनरी एडिमा। अब पल्मोनरी एडिमा हमारे पास क्या करता है, जब ये सारा का सारा फ्लूइड एल्वियोलाई में चला जाएगा तो ये हमारे पास क्या कर देगा, एक तो ये हमारे पास हाइपोजीमिया कर देगा यानी कि ऑक्सीजन की डिफिकल्टी हो जाएगी ब्रीदिंग में, और दूसरा जब ये हमारे पास फ्लूइड इधर
इधर एल्वियोलाई के अंदर आ जाएगा तो हमारे पास जो इधर सर्फेक्टेंट था वो उससे वॉश अप कर देगा, यानी कि हमारे पास सर्फेक्टेंट का लेवल डिक्रीज हो जाएगा। अब जब हमारे पास सर्फेक्टेंट का लेवल डिक्रीज हो जाएगा तो इसके अंदर, इस एल्वियोलाई के अंदर हमारे पास डेड सेल भी जमा होने शुरू हो जाएंगे। डेड सेल जमा होने के साथ साथ हमारे पास प्रोटीन रिच फूड जो है वो भी इधर जमा होना शुरू हो जाएंगे। अब जब इधर प्रोटीन रिच फूड और डेड सेल एल्वियोलाई के अंदर जमा होना शुरू हो जाएंगे तो उसे हम कहेंगे वैक्सी हाइलेन मेम्ब्रेन। वैक्सी हाइलेन मेम्ब्रेन ये हमारे पास बन जाएगी। अब हम देखते हैं कि हमारे पास एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जो है उसकी सिम्टम्स क्या हैं। उसकी सिम्टम्स में हमारे पास फीवर है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, हाइपोटेंशन है, चेस्ट पेन है, हाइपोजिया है, साइनोसिस है, और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जब हम अस्कल्टेट करेंगे उसके लंग्स को तो हमें रेल्स की तरह की आवाज़ आएगी। ये क्यों आएगी? ये हमारे पास पल्मोनरी एडिमा की वजह से आएगी। जो हमारे पास कैपिलरी का फ्लूइड है जब वो हमारे पास एल्वियोलाई के अंदर आ जाएगा, जिसे हमने पल्मोनरी एडिमा कहा था, उसकी वजह से हमें ये रेल्स की आवाज़ सुनाई देगी जब हम उसे अस्कल्टेट करेंगे। अब हम देखते हैं कि हम एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम को डायग्नोज कैसे करेंगे। इसकी डायग्नोसिस में जितनी भी हमने पहले सिम्टम डिस्कस किए हैं, जैसे हमारे पास फीवर था, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ था, हाइपोटेंशन था, साइनोसिस था, चेस्ट पेन था, एक्स्ट्रा, ये सारी की सारी जो हमारे पास सिम्टम है ये सारी की सारी एक तो एक्यूट होंगी। दूसरा, हम जब इस पेशेंट का जिसको एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होगी, जब हम उसकी एक्सरे या सीटी स्कैन करेंगे तो उसके जो दोनों लंग्स है उसमें हमारे पास वाइट होगा। उसके अलावा हमारे पास जो पीएफ रेशियो है, पीएफ रेशो क्या होती है? ये हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द आर्टरी रेशो, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द इंस्पायर्ड एयर, ये हमारे पास लेस होगा 300 mm ऑफ Hg से। और अब हम देखते हैं कि हम एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के पेशेंट को ट्रीट कैसे करेंगे। उसे हम मैकेनिकल वेंटिलेशन से ट्रीट करेंगे। जो दूसरी हमारे पास डिजीज़ है वो है हमारे पास नियोनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। नियोनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में हमारे पास होता यह है कि हमारे पास जो पेशेंट होता है यानी कि बेबी होता है उसमें सर्फेक्टेंट का लेवल डिक्रीज हो जाता है। जब उसमें सर्फेक्टेंट का लेवल डिक्रीज हो जाता है तो उसे डिफिकल्टी होती है ब्रीदिंग में। अब सर्फेक्टेंट का लेवल डिक्रीज किन रीजन से होता है वो देखते हैं। 3 ऐसी रीजन है जिनसे सर्फेक्टेंट का लेवल डिक्रीज होता है। पहली ये है कि अगर बेबी हमारे पास जल्दी यानी कि जल्दी उसकी वो पैदा हुआ है, यानी कि उसके जो लंग्स है वो अभी प्रॉपर मैच्योर नहीं हुए, इस वजह से भी हमारे पास सर्फेक्टेंट का लेवल डिक्रीज हो जाएगा। दूसरी काज ये है कि अगर उसकी मदर को, अगर यानी कि माँ को डायबिटीज़ है तो उसमें इंसुलिन का लेवल हाई होगा। जो इंसुलिन का लेवल जब हाई होगा तो वो भी सर्फेक्टेंट के लेवल को डिक्रीज करेगी। तीसरी ये है कि जब नॉर्मल डिलीवरी होती है तो हमारे पास ग्लूकोकार्टिकॉइड्स जो है इसका लेवल इंक्रीज हो जाता है, जो कि हमारे पास सर्फेक्टेंट को इंक्रीज करता है। जबकि ऑन द अदर हैंड जब हमारे पास सी सेक्शनिंग होती है तो जो ग्लूकोकार्टिकॉइड्स है इसकी प्रोडक्शन बिल्कुल नहीं होती, जिसकी वजह से हमारे पास सर्फेक्टेंट का लेवल ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाता है। अब हम देखते हैं कि इसकी सिम्टम क्या होती हैं। एट बर्थ तो हमें कोई सिम्टम दिखाई नहीं देती। इसकी रीज़न क्या है? क्योंकि जो बेबी होता है वो हमारे पास गैसेस एक्सचेंज कर रहा होता है फ्रॉम द मदर बाय द अम्बिलिकल वेसल्स। तो एट बर्थ तो अम्बिलिकल वेसल से उसे ऑक्सीजन मिल रही है तो उसे कोई भी हमारे पास सिम्टम नहीं होगी। आफ्टर आवर थोड़े टाइम के बाद उसे टैकीकार्डिया हो जाएगा, डिस्पनिया हो जाएगा, हाइपोजीमिया एक्स्ट्रा, उससे बहुत सारी सिम्टम्स हमें दिखाई देंगे, जिसके बाद उसको रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि हमने उसको डायग्नोज कैसे करना है। ऐसा बेबी जो हमारे पास नियोनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम से अफेक्टेड होगा तो उसका जो लंग वॉल्यूम होगा वो हमारे पास कम होगा। अगर हम उसका एबीजी यानी कि आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस करेंगे, जो कि हम ये रेडियल आर्टरी से ब्लड लेकर कर सकते हैं या फेमोरल आर्टरी से ब्लड लेकर कर सकते हैं, तो उसमें हमारे पास ऑक्सीजन का लेवल कम होगा जिसे हम कहते हैं हाइपोजीमिया, और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा होगा जिसे हम कहते हैं हाइपरकैप्निया। थैंक यू।